नहीं मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया तो सिर में चोट लग गई, स्पाइन में मतलब पूरा टूट गया, कुछ चकनाचूर हो गया, या फिर जिसमें आप मूवमेंट नहीं कर पा रहा बंदा, बिल्कुल लेट गया, आप उसको उनको हेल्प करते हो। आज के डेट पे इंडिया में न्यूरो रिहाब का मार्केट मतलब ऐसा है कि पेशेंट्स किधर जाएंगे वो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं है। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जितने भी थे वो तो साधना में ऐसे बैठे रहते थे, मतलब 24 घंटे का 24 साल तक ऐसे बैठे रहते थे। तो अगर ऐसे बैठे हैं तो जब वो उठेंगे तो फिर उनका शरीर अकड़ेगा नहीं अकड़ेगा क्योंकि उनका पोस्चर रिलैक्स पोस्चर नहीं था, वो स्ट्रेट पोस्चर था, सीधा बैठते थे और उनका नेक भी देखेंगे कोई भी साधना कर रहा है और मसल कभी कभी क्या रहता है वर्स्ट हो जाता है। रात को सब चीज सही था, सुबह उठे पैरालाइज पता नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है, उसके बाद सुबह से वो चल नहीं पा रहे। मतलब न्यूरो रिहेबिलिटेशन के अंदर कौन से न्यू इनोवेशंस आए हैं? ये जो भी क्लिनिक में देखेंगे वो एक एक एक्सोस्केलेटन पकड़ के ऐसे चला रहे हैं। पेशेंट का बॉडी को टच नहीं करेगा, सब चीज मशीन से कराएगा, तो वहां पे वो चीज फील कैसे करेगा कि उसमें कंट्रैक्शन कितना आ रहा है। फिजियोथेरेपी मतलब ही आपका फिजिकल एफर्ट है। मोबाइल वीडियो गेम खेलने जैसा पेशेंट के साथ खेल रहा है तो वो जिंदगी बर्बाद है। सत्यजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, कैसी लाइफ चल रही है? बस चल रहा है फिजियोथेरेपिस्ट में आप स्पेशलिस्ट है, 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जी। सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि सबसे वियर्ड केस आपके पास आज तक कौन सा आया फिजियोथेरेपी के अंदर? वेट केस में मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो लगभग लॉन्ग टर्म केसेस डील करता हूँ, जैसे कि न्यूरो रिहाब के ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन एमपीटी न्यूरो है। तो उस केस में मेरा सब पेशेंट्स बेड रिडन रहते हैं, तो उनके साथ साथ उनका फैमिली भी सफ़र करता है। तो वो सब केस को हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि आज के डेट पे इंडिया में एक्सीडेंट हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया, इस सब केसेस की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन इंजरी हो जाता है, स्पाइनल इंजरी हो जाता है, नहीं तो कोई लिम्स कट हो जाता है, तो उस केसेस का मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाता है, फैमिली के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है उसमें। करेक्ट। तो उस चीज़ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन के ऊपर मैं केसेस वैसे ही देखता हूँ कि पूरा बेड रिडन पेशेंट्स रहते हैं, तो वो केसेस को हम लोग डील करते हैं। और हमारा जो क्लिनिक है होप ब्रेन एंड स्पाइन, ये भी पेशेंट्स का होप के साथ ही होप क्रिएट हुआ है। जब मैं हैदराबाद में एक रिहाब में काम करता था, वहाँ पे मैं कंसल्टेशन लेता था पेशेंट से, तो वो लोग हर जगह, हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में घूम के लास्ट में आते थे, बोलते थे सर ये हमारा लास्ट होप है। तो वहीं से मैंने होप का नाम लिया है। और ब्रेन एंड स्पाइन का एक लॉजिक है कि ये वाइटल ऑर्गन है बॉडी का। तो जैसे कि आपका ब्रेन को कुछ हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रेन इंजरी हो जाता है या फिर स्ट्रोक हो जाता है, तो बॉडी एक साइड पैरालाइज होता है या फिर पूरा पैरालाइज हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है। तो ऐसे बहुत केसेस देखा है और होप ब्रेन एंड स्पाइन का यही लॉजिक है कि हमारा वाइटल ऑर्गन होने की वजह से वो पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेड रिडन करता है। कुछ-कुछ केस में जैसे कि स्पाइनल इंजरी किसी को हुआ है, तो उसका कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट इंजरी रहता है। इनकम्प्लीट तो रिकवरी जल्दी आता है, कंप्लीट में क्या रहता है कि आपका यूरिन मोशन कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें पूरा फैमिली सपोर्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या रहता है कि पेशेंट को फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ के साथ-साथ फैमिली का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए, उसका बूस्ट अप एंड रिकवरी के लिए। मतलब आप ये वो केसेस देखते हो जो मतलब पूरा बेड रिडन है, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया तो सिर में चोट लग गई, स्पाइन में मतलब पूरा टूट गया, कुछ चकनाचूर हो गया, या फिर जिसमें आप मूवमेंट नहीं कर पा रहा बंदा, बिल्कुल लेट गया, आप उसको उनको हेल्प जी, करते जी, हो। जी। उसका क्या रहता है पोस्ट ऑपरेटिव जितना भी एक्सरसाइज़ेज़ रहना फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट के तौर पे रिहैब प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, न्यूरो रिहैब। आज के डेट पे इंडिया में न्यूरो रिहैब का मार्केट मतलब ऐसा है कि पेशेंट्स किधर जाएँगे वो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर क्लिनिक का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनसे। तो ये आपका बैंगलोर बेस्ड ही क्लिनिक है, पैन जी, जी, इंडिया आप हैंडल हमारा करते हो? नहीं, नहीं, मैं पहले हमारा ये बैंगलोर बेस्ड ही है। हुँ। हम लोग इधर एचएसआर लेआउट सेक्टर 7 में क्लिनिक है और इसमें हम लोग पूरा सर्विसेज़ ओनली नॉट ओनली न्यूरो रिहैब, ये पीडियाट्रिक रिहैब भी देते हैं, जेरियाट्रिक का रिहैब भी करते हैं, ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स रिहैब भी करते हैं हम। तो आप पेशेंट के घर पे जाते हो या पेशेंट आपके यहाँ पे नहीं, हॉस्पिटल में रहेगा? मेरा मेरा क्लिनिक का पॉलिसी है कि मैं होम विजिट्स नहीं देता हूँ, अच्छा। क्योंकि वो क्या करता है पेशेंट को प्रॉपर रिकवरी नहीं दे पाता है। और उसमें क्या रहता है कि जब फिजियोथेरेपिस्ट भी घर पे विजिट करता है, यूजुअली मैं भी अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स को घर पे जाके ट्रीटमेंट किया है उसमें, लेकिन मुझे ये सीख मिला है कि वो केसेस लंबा चलता रहता है। पेशेंट को रिकवरी नहीं आता है, एक दिन आएगा कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पेशेंट भी खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्या चल रहा है ये? हुँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि नहीं एक सेटअप डालेंगे, पेशेंट खुद से आना है। ये बेड रिडन पेशेंट्स को जो रहता है इनका रहने का फैसिलिटी करवाता हूँ मैं। हुँ।
इधर बेंगलोर में हमारा क्लिनिक के बाजू में हम लोग रहने का फैसिलिटी करवाते हैं, ताकि इन लोग को बार-बार जाने-आने का दिक्कत नहीं रहेगा। करेक्ट। और उनका क्या रहता है कि शिफ्टिंग का भी इशू रहता है, कोई-कोई का फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है, किसी का हस्बैंड का कुछ इशू हुआ है, उसको वाइफ़ लेके कैसे आना? इसके लिए हम लोग क्या किया है, इन हाउस फैसिलिटी दिए हैं। मतलब क्लिनिक प्रेमिसेस में नहीं है, बाहर में फैसिलिटी करवाए हैं, वहाँ से हमारा सपोर्ट स्टाफ जाएँगे, व्हीलचेयर में पिकअप ड्रॉप होगा, वैसा रहेगा और उनका पूरा ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जितना भी ज़रूरत रहता है, हमारे क्लिनिक पे हम लोग वो सब चीज़ें देते हैं। वाओ! तो ये मेरे को ये बताओ पहले तो एमपीटी न्यूरोलॉजी, जी। ये क्या है? एमपीटी की फुल फॉर्म क्या है? एमपीटी न्यूरोलॉजी की क्या काम करती है? एमपीटी का ये एक स्पेशलाइजेशन है, जैसे मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है ये। तो मैंने हरियाणा से कंप्लीट किया है, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। उससे पहले मैंने बीपीटी कंप्लीट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। हुँ। वो मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2014 से। वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी था। एक्चुअली मुझे मेरे पापा के जैसा कुछ बनना था। वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड हैं उड़ीसा गवर्नमेंट में। तो उनसे मैंने बचपन से इंस्पायर्ड हुआ कि डिसेबल पर्सन्स, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर सेक्शन में थे। वहाँ से हम लोग व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, ओल्ड एज पेंशन में इमोशनल हो रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज पेशेंट्स कैसे पर्सन्स कैसे आते हैं, डिसेबल पर्सन्स को गवर्नमेंट क्या-क्या स्कीम में उनको देते हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट में। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे कुछ बनना था। उनका फ़ील्ड और मेरा फ़ील्ड सिमिलर है, काम सिमिलर है, लेकिन सर्विस हम लोग डिफरेंट तरीके से देते हैं, स्ट्रीम अलग-अलग है। हुँ। तो फिज़ियोथेरेपी मैंने ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जनरल रैंक पे 109 पे क्लियर किया। वाओ! उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में गया। वहाँ पे मेरा 4 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हुआ, देन इंटर्नशिप हम लोग किए उसी कॉलेज में, प्लस अदर दूसरा इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे इंटर्नशिप 6 मंथ का हमारे टाइम पे था। आज के डेट पे वो 1 ईयर हो गया है हुँ। और ये फिज़ियोथेरेपी जो कोर्स है वो नीट के अंडर आ गया अभी। ओके। तो फिज़ियोथेरेपी का अभी मतलब बहुत ज़रूरत है एक्चुअली। जैसे कि अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बाद एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अभी ज़रूरत है इंडिया के मार्केट पे। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर एलाइड हेल्थ केयर का अभी डिपेंडेंसी बढ़ गया है। उसमें फिज़ियोथेरेपी का रोल ज़्यादा है। जैसे कि आपका डे टू डे लाइफ़ हो गया, किसी को पेन रह रहा है, किसी को चलने का दिक्कत हो रहा है, कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम आ रहा है। अ, तो उस केसेस में हमको बाय बर्थ से लेके ओल्ड एज तक पूरा फिज़ियोथेरेपी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे 2014 में जैसे ही बीपीटी कंप्लीट किया, बीपीटी विथ इंटर्नशिप 6 महीना कंप्लीट किया। वहाँ पे हमारा एचओडी सर थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार, एंड जो मेरा सीनियर फैकल्टी थे डॉक्टर विभूति सरकार। ये दोनों मेरा इंस्पिरेशन है मास्टर्स का जर्नी का। बीपीटी का तो मेरा फादर इंस्पिरेशन रहे, मास्टर्स का जर्नी का ये दोनों मेरा इंस्पिरेशन, एंड अदर फैकल्टीज़ भी है सपोर्टिंग के लिए। तो एचओडी सर जो थे वो न्यूरो पढ़ाते थे। वो फर्स्ट क्लास हमारा लिए स्पाइनल इंजरी का। तो वो जो कोर्स जो पढ़ा है, वो सब्जेक्ट जो पढ़ा है, वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे न्यूरो में करना है। और मैं ज़्यादातर अपने इंटर्नशिप का या फिर कॉलेज करियर में मैं ज़्यादातर इन इन पेशेंट्स जो हमारा हॉस्पिटल का था, उसमें मैं ज़्यादातर असेसमेंट्स करता था। हुँ। और वो मेरे लिए एक बूस्टिंग हो गया कि मुझे न्यूरो में स्पेशलाइज़ेशन करना है। क्योंकि उस टाइम पे न्यूरो का जो स्पेशलाइज़ेशन बहुत कम रहता है सीट्स, कहीं पे भी आप नॉर्मल एमबीबीएस में भी जाएँगे, उसमें भी देखेंगे न्यूरो का स्पेशलाइज़ेशन सीट कम रहता है, क्योंकि ये टफ रहता है। ये इसके ऊपर और कुछ नहीं है, न्यूरो के ऊपर और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कि मतलब लास्ट है ये। ऑर्थो, आपका ऑर्थो ये सब तो कॉमन कोई भी कर लेगा, बट न्यूरो के लिए उतना आपको वास्ट रहना है। हर चीज़ में न्यूरो का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। कुछ भी किसी को भी कुछ इश्यू आता है, अभी मान लीजिए आपका नॉर्मल मसल का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मसल का कोर्स में से नीचे से, मसल के नीचे से नर्व जाता है। नर्व का कंप्रेशन हो गया तो आपको इरिटेशन होगा, रेडिएटिंग पेन आएगा, वो सब चीज़ें रहेगा। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू न्यूरो। करेक्ट। तो न्यूरो ये है कि वास्ट कोर्स है। तो उसकी वजह से हम लोग फिर मैंने एमपीटी न्यूरो किया। एमपीटी न्यूरो करके फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जब मेरा फर्स्ट जॉब था, फर्स्ट एंड लास्ट जॉब था वो हैदराबाद में मैंने एक रिहाब में काम किया। वहाँ पे मैंने 3 महीना पहले फ्रेशर्स था। फ्रेशर्स में मुझे पहले फ्लोर इंचार्ज बनाया गया, मेरा कैलिबरिटी के हिसाब से, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने डिलीवर किया उनको विदिन 1 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे फ्लोर इंचार्ज बनाया। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे क्लिनिकल हेड बना दिए, ब्रांच हेड। ब्रांच हेड बना दिया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जैसे आपको ब्रांच हेड बनाया तो? जी, ब्रांच हेड बनने के बाद मुझे ये रहा कि मैं सबसे फ्रेशर था उसमें, और मैं सबसे नया था, और वहाँ पे सीनियर मोस्ट मेरे से भी सीनियर 5 इयर्स 6 इयर्स का सीनियर थे। तो उनको मुझे अपना टीम के अंदर अरेंज करके चलाना था।
मैं कमांड दूँ तो वो लोग फॉलो करना है, उनसे सजेशंस भी लेना है, सबको टीम अप बॉन्डिंग बना के मुझे काम करना। करना था। और वैसे ही करते-करते मैंने 1 ईयर में वो क्लिनिक का जो था फर्स्ट मेरा टेन्योर में 1 ईयर टेन्योर में मैंने उसमें 60 पेशेंट से 160 पेशेंट जब मैंने छोड़ा 1 एंड हाफ ईयर के बाद, 1 ईयर 10 मंथ्स के बाद मैंने वो क्लिनिक छोड़ा, तो 60 पेशेंट से मैंने लेके गया 160 पेशेंट्स को, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका कंसल्टेंट, उनका जो असेसमेंट हेड, सब कुछ मैं हैंडल करता था अकेला, वैसा था। उसके बाद अ, और बीपीटी पढ़ने के टाइम पे मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अपना खुद का एक सेटअप डालना है फिजियोथेरेपी में, जिसमें कि मैंने 10 बेड का जस्ट उम्मीद लगा था कि 10 बेड के साथ मैं पहले इनिशियली स्टार्ट करूँगा, वो भी मेरा नेटिव प्लेस में। हुँ। बट उसमें मुझे क्या रहा, मेरा फादर एंड मदर बोले कि नहीं, आप पहले क्या करो, न्यूरो मतलब मास्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो आज मुझे फ्रूटफुल हो रहा है। हुँ। इसलिए इसमें क्या है कि आप अगर मास्टर्स न्यूरो स्पेशलाइज़ेशन या कोई भी स्पेशलाइज़ेशन में कर रहे हो, मास्टर्स कर लिए तो आपके पास नॉलेज वास्ट रहता है। करेक्ट। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब पढ़ाई करते हो सबसे ज़्यादा थ्योरी दिखाई जाती है कि थ्योरी ऐसे देखिए, ऐसे ऐसा होता है, ऐसा होता है। पर जब आप ग्राउंड पे जाते हो, प्रैक्टिकल केसेस देखते हो अलग-अलग तरीके के, तो दोनों में बैलेंस कैसे करते हो और कैसे उसको सीखते जाते हो आगे से आगे? जी, पढ़ाई के टाइम पे क्या रहता है कि आपको एक लिमिटेशन में रह जाता है कि आप ऐसा है, मान लीजिए कि एक स्पेशल टेस्ट है। वो स्पेशल टेस्ट को आप बस ये एग्ज़ाम्पल के लिए सेट करना है कि मान लीजिए हम शोल्डर के लिए कोई स्पेशल टेस्ट कर रहे हैं। शोल्डर के लिए स्पेशल टेस्ट करना है, लेकिन उसके प्रोटोकॉल्स उसमें भी लिमिटेशन रह जाता है कि बुक आपको बताता है कि इतना ही हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। बट हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम लोग होप ब्रेन एंड स्पाइन में फॉलो करते हैं, उसमें क्या रहता है कि हम लोग पेशेंट का कैपेसिटी देखते हैं। बुक बोलता है कि आपको 10 टू 15 रिपिटेशन में मसल टायर्ड हो जाएगा या फिर मसल सपोर्ट नहीं करेगा। उसमें 2 सेट्स या 3 सेट्स रहता है। अगर पेशेंट हम लोग उस टाइम पे ऑन द स्पॉट असेस करना पड़ता है कि आपको, अगर पेशेंट के पास कैपेसिटी है, वो कर पा रहा है, बियॉन्ड द लिमिट भी है तो भी कर पा रहा है विदाउट पेन, देन हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। हुँ। तो वो बुक में नहीं लिखा रहता है। तो प्रैक्टिकली वहाँ पे हम लोग को ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना पड़ता है कि आप आगे चल के क्या करना है। अभी जैसे कि न्यूरो का स्पेशलाइज़ेशन, मेरा जो क्लिनिक का जो प्रोटोकॉल्स है, वो कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। वो बेसिक्स प्रोटोकॉल्स बुक में लिखा हुआ है, उसको कैसे मॉडिफाइड करके हम लोग ट्रीटमेंट करना है, वो हमारे ऊपर है। जैसे कि पहले हम जाएँगे, पुराने ज़माने में क्या रहता था, हम लोग थेराबेंड नहीं था, तो इवन मेरे बीपीटी वाले कॉलेज में हम लोग साइकिल ट्यूब भी यूज़ करते थे एक-एक पेशेंट। मैं 2014 का बात कर रहा हूँ, कैसे तब करते थे? क्या मतलब कैसे साइकिल चीज़ क्या? ट्यूब का जो रहता है पुराने, अभी तो साइकिल ट्यूब आता है, साइकिल ट्यूब को कट कर देना है हुँ। आपको, कट करके उसको रेजिस्टेंस बैंड के जैसा यूज़ करते थे। करेक्ट। ठीक है? वो हमारा मतलब पुराने ज़माने का। अभी क्या आ गया, आपको आप कहीं पे भी जाएँगे, थेरा बैंड्स रहेगा, थेरा ट्यूब्स रहेगा, थेरा पुल्स रहेगा, वो सब आपको यूज़ करेगा। यूज़ करने की वजह से क्या रहेगा कि आपको एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। अभी सेम थेरा बैंड को ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि केबल में ले सकते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में केबल एक्सरसाइज़ेस होता है। तो केबल एक्सरसाइज़ेस का क्या रहता है कि उसमें स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें आप थेरा बैंड में 35 किलो का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक थेरा बैंड है, उसको 35 किलो है लिमिटेशन, या 25 किलो है। केबल में वही चीज़ उसको कैपेसिटी पेशेंट को बढ़ा देता है। अभी बात करते थे रतन टाटा जी की, जी, ठीक है, काफ़ी एज हो गई थी उनकी, तो एक सर्टेन एज के बाद एक आदमी थोड़ा-सा ऐसे झुक जाता है। जी। बहुत पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी फिज़ियोथेरेपी के थ्रू वो उसको ले नहीं रहे, चाहे कर नहीं रहे, तो बहुत सारे लोग एक सर्टेन एज के बाद झुक रहे हैं। जी। तो क्या वो एक एज के बाद फिज़ियोथेरेपी को अगर अपनाएँ, तो क्या वापस सीधे खड़े हो सकते हैं? जी, ज़रूर। क्यों? कैसे हो सकते हैं? वो एक्चुअली जो उनका जो पोस्चर था, उनका हेड फॉरवर्डेड था, काइफोटिक पोस्चर था और वो स्लाउच पोस्चर में थे, और उनका जो वॉकिंग पैटर्न था, वो स्टेडी मतलब स्लो वॉकिंग था। वो उसमें क्या कर सकते थे कि उनका पैरास्पाइनल मसल्स उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता, जिसको कि हम बैक एक्सटेंसर मसल्स बोलते हैं। हुँ। वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं करने की वजह से बॉडी का मतलब बैकबोन का, बैक मसल्स का इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं था, इलास्टिसिटी रहता है मसल्स में, तो वो अलाउ कर रहा था उनको बेंडिंग के लिए, और उनका हेड जब फॉरवर्डेड था, वो ऐसे स्टूप पोस्चर में चलते थे। तो वो केसेस में अगर आप स्ट्रेंथनिंग कराएँगे, पैरास्पाइनल्स का एंड बैक मसल्स का प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होगा और उनका कोर मसल्स में भी स्ट्रेंथ आएगा, तो उस केस में वो उसका क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ होने के बाद बॉडी का स्पाइन इरेक्ट कर सकते हैं। हुँ। वो स्पाइन इरेक्टाइल पोस्चर में वो रह सकता था। तो सेट सही हो सकता है, जी, मतलब कोई भी ज़रूर। आदमी सही वो करा सकता है। इमीडिएटली जब जैसे ही धीरे-धीरे हम लोग को खुद का पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग का बॉडी पोस्चर सही रहना है। अगर हम लोग नॉर्मल इंडियन, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग इंडियंस ऐसे ही बैठते हैं,
मतलब स्लाउस पोस्चर में चले जाते हैं, थोड़ा बेंड होके फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। उसमें हम लोग मार्क नहीं करते हैं, हमारा हेड भी फॉरवर्ड जा रहा है, हमारा स्पाइन काइफोटिक आ रहा है, लंबर लोडोसिस डिक्रीज़ हो रहा है। वो सब केस में हमको पूरा पोस्चर के ऊपर काम करना है। जैसे कि हमारा अभी मान लीजिए आईटी सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग बैठना पड़ता है, वैसा केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं। हुँ, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको एर्गोनॉमिकल मॉडिफिकेशंस के ऊपर नॉलेज दे सकते हैं कि आप लोग को स्पाइन स्ट्रेट बैठना है और बैक रेस्ट प्रॉपर रहना है, स्पाइन इरेक्ट रहना है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका मसल का एक्टिवेशन भी प्रॉपर रहेगा। अगर हम एक ही ऐसे स्लाउस पोस्चर में बैठे रहेंगे दिन भर, तो मसल एक्टिवेशन नहीं होगा। उसमें क्या रहता है, मसल एक्टिवेशन नहीं होने की वजह से मसल वीकनेस बढ़ता है। और मसल वीकनेस हो गया तो आप अगर मान लीजिए इमीडिएटली आप कुछ भी वेट लिफ्टिंग के लिए जा रहे हैं या फिर स्पाइन को स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर प्रोलॉन्ग, फिर आप ऑफिस खत्म हुआ ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, ऑफिस से घर जाना है, आप ड्राइव कर रहे हैं प्रोलॉन्ग, अभी बैंगलोर का ट्रैफिक का तो आपको मालूम है। हुँ। तो उसमें क्या रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम कार में बिताना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या रहेगा कि आपको मसल कैच करेगा, और मसल कैच कभी कभी क्या रहता है, वर्स्ट हो जाता है। वो आपको उठने भी नहीं देगा, पूरा बॉडी स्टिफ कर देगा, मतलब आप बेड से करवट बदलने के लिए भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, करेक्ट। पोज़ीशनिंग के लिए भी। तो वो सब केसेस में हमको मेन है हमारा स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना है। बॉडी का पोज़ीशनिंग, बॉडी का पोस्चर कैसा रहना है और वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है बॉडी का, इसीलिए आपको फिज़ियोथेरेपी ही हेल्प कर सकता है। कोई मेडिकेशंस या फिर कोई अदर डॉक्टर्स, अदर फील्ड का कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। अच्छा, जैसे बहुत जैसे पुराने ज़माने में ऋषि-मुनि जितने भी थे, वो तो साधना में ऐसे बैठे रहते थे, मतलब 24 घंटे का 24 साल तक ऐसे बैठे रहते थे। हुँ। और ऐसे ही तो अगर ऐसे बैठे हैं, तो जब वो उठेंगे, तो फिर उनका शरीर अकड़ेगा नहीं? नहीं अकड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटेन करके बैठा था। हुँ। पोस्चर मेंटेन था। उनका पोस्चर रिलैक्स पोस्चर नहीं था, वो स्ट्रेट पोस्चर था और उनका पोज़ीशनिंग जो था वो क्रॉस लेग सिटिंग में थे, सीधा बैठते थे और उनका नेक भी देखेंगे, कोई भी साधना कर रहा है, हम लोग अभी तक जितना देखे हैं तो स्ट्रेट पोस्चर रहता है, उनका स्पाइन स्ट्रेट रहता है। उस केसेस में आपका मसल एक्टिवेशन होके रहता है। अच्छा, तो जी। वैसे बैठने से आप फ़ायदा रहता है? जितना रिलैक्स होके बैठोगे मसल एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि ऐसे रिलैक्स होके नहीं बैठना है यूँ? नहीं, पूरा ऐसा मैं बैठ रिलैक्स गया कि आप अच्छा ठीक देखिए है, एक एक मान हाँ सर लीजिए बताओ, हुँ। ऐसे नहीं बैठना है? नहीं, मतलब बैठना 1 आवर मान लीजिए आप हाफ एन आवर टू 1 आवर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। उसके बाद आप 5 टू 10 मिनट्स रोम करके आइए, थोड़ा घूम के आइए, फ्रेश हो जाइए, मतलब साइड में थोड़ा सेल्फ स्ट्रेचिंग वगैरह करिए। वो सब करेंगे तो आपको बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगा। हुँ। तो ऐसे पॉडकास्टर में अगर ऐसे बैठा हूँ 8 घंटे अगर बैठा हूँ, 8 पॉडकास्ट कर रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, हुँ। तो ये सही है मतलब ये मेरे को पोस्चर एकदम। आपका सही है क्योंकि आपका बैक रेस्ट भी है, हाँ। आपका स्पाइन इरेक्ट है, आपका हेड नॉर्मल पोस्चर में है, आपका हैंड्स रिलैक्स्ड पोस्चर में है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको हैंड सपोर्ट दे रहा है आपका स्पाइन को स्ट्रेट करने के लिए। अभी मैं भी बैठा हूँ, मेरा शोल्डर देखिए दोनों तरफ सेट है, करेक्ट, हाँ। लेवल्ड है। अब मैं ऐसे बैठूँगा, हुँ। तो वो क्या करेगा, मेरा ये मसल से इलोंगेट हो रहा है, ये मसल शॉर्टन हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, ये मसल इस साइड का मेरा बैक साइड मसल कैच कर जाएगा। हुँ। वो आपको क्या करेगा, फिर पिंचिंग पेन देगा, इरिटेशन देगा। आप ये हाथ जब उठाओगे, मान लीजिए हम कभी फ़ोन में बात कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे साथ भी वैसे कभी-कभी होता है कंसल्टेशन लेने के टाइम पे हम लोग फ़ोन में ऑन कॉल फ़ोन में पेशेंट को, क्योंकि मेरा पेशेंट सब बाहर से भी आता है, ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स रहते हैं, तो मैं फ़ोन में बात करता रहता हूँ। तो कभी-कभी ऐसे बात करने के टाइम पे ज़्यादा टाइम बात किया तो इधर कैच होता है, इधर बाइसेप्स में कैच हो जाएगा। उस टाइम पे जब स्ट्रेट करेंगे, इमीडिएटली स्ट्रेट करने जाएँगे तो आपको यहाँ पे मसल कैच होगा। उस टाइम पे भी आपको अगर मान लीजिए आपको ध्यान नहीं है, आप अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो वो पोस्चर को, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको और इधर से इसको स्क्वीज़ करना है। मसल को रिलैक्स करके उसको एलोंगेट करना है, तभी आपको सही रहेगा। तो सर मतलब कोई सा ऐसा केस आपके पूरे करियर के अंदर जो आपको एकदम याद हो कि आपने किसी को एकदम बेड रिडन हो आदमी और आपने उसको उठा दिया हो, चला दिया हो जी, जी। और फैमिली ने अ, आपको बोला हो कि यार मतलब थैंक यू सो मच सर, मतलब आपकी वज़ह से चल गए हो, ऐसा कोई केस याद है आपको? जी, ऐसा मेरा बहुत सारा केस है। जैसे कि मेरा क्लिनिक का फर्स्ट केस मैं बताऊँगा, वो मणिपुर से था। उसको ब्रेन इंजरी था, और उसका भाई भी एक फार्मासिस्ट है। तो वो लोग मेरे पास आए थे और वो आने के टाइम पे वो चल भी नहीं पा रहा था, बैलेंस नहीं था, स्पीच भी नहीं था उसको। स्पीच का भले ही थोड़ा लेट हुआ उसको, क्योंकि वो सब जल्दी नहीं आता है। स्पीच और आपका हैंड का मूवमेंट जितना भी फिंगर्स का ये सब रहेगा, वो थोड़ा लेट होता है। बट उसको वॉकिंग से पहले मैं बोलूँगा उसको स्ट्रेंथ हुआ। पहले हम लोग प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग कराए, उसके बाद फंक्शनल बैलेंसिंग कराए। बैलेंसिंग में उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम लोग बढ़ाए। जैसे कि आपको स्टैंडिंग में कई पेशेंट को ले रहे हैं, वही पेशेंट का हम एग्ज़ाम्पल देंगे। उसको स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो स्टैंडिंग से पहले हम उसको क्या करना है, सिट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट कराना है। हुँ। सिट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट आने के बाद हम उसको स्टैंडिंग में बैलेंसिंग कराएँगे, वो भी स्टैटिक रहता है, डायनामिक रहता है। स्टैटिक मतलब नॉर्मल खड़ा है, कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं है या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं है।
डायनामिक में टाइम में क्या रहेगा, हम लोग उसको टास्क देंगे, टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज रहेगा। और जो एक्सरसाइज हम लोग डिजाइन करेंगे वो ऐसा एक्सरसाइज रहेगा कि उसको बैलेंसिंग के साथ साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लस हैंड कम इन्वॉल्वमेंट भी हो। तो हमारा मल्टी टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज हो गया। तो हम लोग अलग अलग से फिर अलग अलग पार्ट को ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि उसका स्टैंडिंग में बैलेंस लाएंगे, स्टैंडिंग में बैलेंस लाने के लिए उसको स्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको फंक्शनल रीचिंग, कुछ सामने एक टास्क देंगे उसको रीच करने के लिए। तो वो केसेस में उसको हम लोग एक्सरसाइज करा के लास्ट में डायनामिक बैलेंस इम्प्रूवमेंट करा के उसको वॉकिंग भी कराए। एंड आज वो पेशेंट वॉक कर रहा है अपने घर में, वो वॉक कर रहा है विथ मिनिमल सपोर्ट, क्योंकि उसको ब्रेन अफेक्ट हुआ था। तो विथ मिनिमल सपोर्ट आप एक फिंगर देंगे तो वॉक कर रहा है। तो आपके पास जब भी पेशेंट आते होंगे, उनके जो घर वाले आते होंगे, वो यही बोलते होंगे ना सर कितने दिन में हो जाएगा? जी, ज़रूर। तो ये आप क्या ये आंसर करते हैं उसके ये लिए? क्वेश्चन मतलब मेरा हर एक पेशेंट का है। ऑर्थो केसेस को छोड़ के कुछ-कुछ ऑर्थो केसेस भी बोलते हैं, बट न्यूरो केसेस में ये सब ज़्यादा रहता है और पेडियाट्रिक केसेस में ज़्यादा रहता है। तो उस केस में हम लोग बोलना पड़ता है कि देखिए, कोई भी मसल को री-एजुकेट होने के लिए या फिर एजुकेट होने के लिए मिनिमम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स चाहिए। तो मैं एक मिनिमम टाइम बोलता हूँ कि आप 3 मंथ्स में आओ, आपको 1 महीना फर्स्ट इम्प्रूवमेंट दिखता है, इम्प्रूवमेंट देख के आपको आगे बढ़ाना है। तो ये क्या रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, 3 मंथ्स भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि मिनिमम टाइम में कैसे मैक्सिमम रिज़ल्ट देंगे। जैसे कि मेरे पास एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आया, उसमें भी डिपेंड करता है, आपका अगर नेक रीजन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, तो उसमें लॉन्ग टर्म जाएगा, वो मोर देन 6 मंथ जाता है। ठीक? वो कंप्लीट इंजरी में। अगर इनकम्प्लीट हुआ है, उसका थोड़ा बहुत मूवमेंट है, तो फिर हमको 3 मंथ्स में वो बहुत चीज़ अचीव हो जाएगा। उसका बैलेंसिंग वगैरह, हिप कंट्रोल ये सब अचीव हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको डी लेवल का केस आया है, तो अपर डी लेवल, अपर थोरेसिक एंड लोअर थोरेसिक वो डिपेंड करता है। डी लेवल मतलब हमारा डोर्सल रीजन जो होता है। तो उसमें क्या रहता है, लोअर लेवल इंजरी जो है, उसको मैं विदिन 3 मंथ्स, मेरा सब पेशेंट विदिन 3 मंथ्स चल लेते हैं। वॉकर के सपोर्ट से एएफओ पहना के, कैलिपर जो रहता है, हुँ। उसको पहना के मैं चलाता हूँ। सत्यजीत जी, मैं यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप यहीं स्टॉप करता हूँ आपको मैं, सॉरी टू स्टॉप हियर, बट मेरे को ये बात बताओ कि जैसे मान लो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे और न्यूरो के अंदर भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, और ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ये बहुत जगह जाके भी आते होंगे। तो ऐसा क्या यूएसपी है कि आप बोल रहे हो कि वो मेरे पास आया तो 3 महीने में चलने लग गया और दूसरी जगह नहीं कर पाया? जी, वो क्यों उसमें होता है क्या ऐसा? रहता है, देखिए हम लोग डॉक्टर भी हैं, प्लस क्लिनिक भी चला रहे हैं, हुँ। ठीक है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओनली मनी ओरिएंटेड होके काम करते हैं। हाँ। उसमें क्लिनिकल मतलब पेशेंट के स्पेस में रह के नहीं सोचते हैं, या फिर पेशेंट का अटेंडर के जगह में रह के नहीं सोचते हैं कि हाँ, ये पेशेंट रहेगा तो मुझे 6 महीना आगे का चल जाएगा। वैसा नहीं सोचना है हमको। उसमें क्या करना है, हमको पेशेंट को जल्दी रिकवरी देंगे तो वो पेशेंट दूसरा पेशेंट को रेफर कर लेगा ऑटोमैटिकली। नहीं तो उसको देख के दूसरा पेशेंट भी आ जाएगा। तो हमारा क्लिनिक में क्या रहता है कि हम लोग पहले उसको दूसरे क्लिनिक पे क्या करते हैं, केएफओ देते हैं, मतलब एचकेएफओ, केएफओ देते हैं। कोई क्या होता है ये? वो रहता है, कैलिपर रहता है आपको सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए, हिप से लेके पूरा पैर का नीचे तक। वहाँ से उसको 2 लोग पकड़ेंगे, 2 लोग पकड़ा के सामने से चलाएँगे, वो सब चीज़ें में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा क्या रहता है, डायरेक्ट पेशेंट आया, उसको स्ट्रेंथ पहले कराना है। स्ट्रेंथ हो गया तो वो ऑटोमैटिकली अपर बॉडी को कंट्रोल कर लिया, हिप का फिर कंट्रोल के लिए मैं ट्रेनिंग दूँगा। जैसे ही हिप कंट्रोल आया, हिप कंट्रोल के लिए मैं एएफओ यूज़ करता हूँ। वो क्या रहता है, बिलो नी, एंकल फुट ऑर्थोसिस बोल के रहता है। उसके साथ मैं वॉकर का सपोर्ट के साथ उसको ट्रेनिंग देता हूँ। हिप कंट्रोल वन्स आ गया तो मैं थेराबेंड के साथ मेरा 2 थेरापिस्ट को मैं यूज़ करूँगा। एक लेग का मूवमेंट कराएगा, एक वॉकर को रजिस्ट करेगा जब पेशेंट आगे ले रहा होगा। उस टाइम पे वो चीज़ मैं वॉकिंग कराता हूँ। जैसे-जैसे वॉकिंग आता है, वॉकिंग से पहले उसके साथ-साथ मैं पैरेलली उसको क्या करता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हुँ, सिखाता हूँ। हुँ, दूसरे क्लिनिक पे वो चीज़ें नहीं होता है। हुँ। दूसरा चीज़ वो एएफओ के साथ नहीं करते हैं, वो करते हैं बट केएफओ के साथ करते हैं, जो कि और एक 3 महीना आपको आगे खींच लेगा। क्या ये कहना सही होगा कि मतलब सबके अपने-अपने तरीके हैं करने के, किसी के यहाँ पे ठीक होता है, किसी के यहाँ पे ठीक नहीं होता है? जी। और क्या पता किसी का लक फैक्टर भी मैटर करता हो, किसी का माइंडसेट, वाइब ऐसा मैच करता हो, क्या ये कहना भी ठीक रहेगा? लक फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, लक फैक्टर वो फिर आता ही क्यों है हमारे पास? हाँ। लक फैक्टर नहीं है, वो हमारे पास रिकवरी के लिए आता है। वो लक खराब होने की वजह से वो बेडरिडन हो गया या फिर चल नहीं पा रहा है। वो उसको हमको चलाना है, हमारा ड्यूटी है चलाने का या फिर उसको इंडिपेंडेंट बनाने का। तो उस चीज़ में क्या कर सकते हैं हम, उसको माइंडसेट को बूस्ट अप करने के लिए, उसको साइकोलॉजिकली या फिजिकली उसको सेट करने के लिए, देखिए कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमको साइकोलॉजिकल माइंडसेट हमारा प्रॉपर रहना है। वो अगर डिप्रेस्ड है पेशेंट तो आप कुछ भी कमांड दो, वो फॉलो नहीं कर पाएगा।
तो मतलब घर वालों को सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ जी, पे। जी। आपका कोई भी पेशेंट अगर घर में कोई भी सफ़र कर रहा है, तो उसको हमको क्या बोलना है, नहीं तुम रिकवरी कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। फिज़ियो करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट डिस्कशन करना है हमको फिज़ियो के साथ। जो आपका लीड फिज़ियो है या फिर जो टीम का काम कर रहे हैं, उन लोग के साथ कंसल्ट करना है। लेकिन पेशेंट को कभी डिमोटिवेट नहीं करना है। पेशेंट को बोलते रहना है कि यू कैन डू। मेरा पॉलिसी वही है, यू कैन डू। मैं अभी एक 15 साल पुराना एक स्पाइनल इंजरी एक आंटी को मैंने लिया है। वो यहीं से मतलब अपना कर्नाटका से हैं, ठीक है? तो वो केस बेडरिडन थे आज तक। उनको कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है। आज के डेट पे वो स्टैंडिंग कर रहे हैं। मेरा अगर सोशल मीडिया पेज में जाएँगे, तो उनका मैंने लेग का क्योंकि वो कंसर्न नहीं थे, तो मैंने उनका फेस का नहीं डाला है, ओनली लेग का डाला हुआ है। वो पेज में वो अभी स्टैंडिंग कर रहे हैं आफ्टर 15 इयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सफरिंग। तो ये इंजरी सबसे ज़्यादा किस केसेस में होता है? कैसे होता है इंजरी लोगों को ये? इंजुरी देखिए कभी-कभी होता है इन्फेक्शन हो जाता है स्पाइन में, नहीं तो आपको कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरी में आपको स्पाइन का इंजरी भी आने का चांसेस रहेगा या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। सबसे ज़्यादा कार किसमें होता है? रोड ट्रैफिक में रोड होता है? ट्रैफिक में मैक्सिमम केस रहता है और स्पाइनल इन्फेक्शन में। अभी आपको मान लीजिए यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ है, मालूम नहीं चलेगा, वो स्पाइन को धीरे-धीरे अफ़ेक्ट कर देता है। और एक-एक केस भी ऐसे मैंने देखा है, रात तक सही है, रात को सब अच्छा खा के सोया है, बच्चा लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 25 की एज के ये स्कूल, कॉलेज जाने वाले। रात को सब चीज़ सही था, सुबह उठे पैरालाइज़ पैरालाइज़। पैरालाइज़। वो ओह स्पाइन माय गॉड! इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। पता नहीं चलता ऐसे पता कैसे? ही नहीं चलता। एक केस में मेरा एक केस था, वो हैदराबाद वाला केस था। वो केस में क्या हुआ है कि उसको वो बच्ची थी, बच्ची को नॉर्मल माइल्ड फीवर आया, उसके बाद सुबह से वो चल नहीं पा रही थी, हुँ। वैसा रहता है। बट कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ आज तक मतलब कि क्यों होता है? मतलब एकदम से अचानक अचानक से कैसे मतलब कुछ तो सिम्पटम देती होगी नहीं, बॉडी? वो सिम्पटम कभी-कभी हम लोग भी अवेयर नहीं रहते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से फीवर आया है। फीवर आया तो हम लोग नॉर्मल मेडिसिन्स लेके चुप हो जाते हैं। अगर कंटीन्यूअस फीवर रह रहा है या 2-3 दिन रह रहा है या फिर कभी-कभी आ रहा है, जा रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा है फीवर, तो उस टाइम पे हमको प्रॉपर टेस्टिंग करना चाहिए। प्रॉपर टेस्टिंग लैक होने की वजह से ये सब चीज़ें अच्छा जनरल टेस्ट क्या-क्या कराना चाहिए? जैसे आपने बोला कि एक पीडियाट्रिक मतलब बच्चे को ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक आदमी को जनरल टेस्ट 1 साल में कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये पता रहे कि मतलब लाइफ थोड़ा सॉर्टेड चलेगी? नॉर्मल अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह करना है, नॉर्मल आपका हेल्थ चेकअप अगर फीवर वगैरह ज़्यादा कंटिन्यूअसली आ रहा है या फिर बॉडी में आपको कफ एंड कोल्ड रह रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए या फिर हेडेक्स आ रहा है। अब मान लीजिए एडल्ट के केस में हो गया, एडल्ट के केस में हम लोग किसी-किसी को ब्लड प्रेशर रहता है बट प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो वो केसेस में क्या करते हैं आजकल के सब लोग मैक्सिमम लोग ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर रहे हैं। तो उस केसेस में वो वर्स्ट हो जाता है। कभी-कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वर्कलोड रहता है। वर्कलोड की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए? ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना कभी नहीं चाहिए, करना कभी चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना करना चाहिए? ब्रेकफ़ास्ट स्किप करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट उस हिसाब से नहीं होगा हुँ। और वो मतलब स्ट्रेस में आएगा ब्रेन। आप वर्कलोड लेंगे, उसके बाद कभी-कभी बैड हैबिट्स रहता है, किसी को स्मोकिंग और प्रोलॉन्ग अल्कोहलिक रहते हैं, वो सब केसेस में भी स्ट्रोक आने का चांसेस रहता है। अच्छा पीडियाट्रिक केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास या फिर बड़े केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? अभी किस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? पीडियाट्रिक केसेस भी हम लोग डील करते हैं। पीडियाट्रिक केसेस भी आता है जो बाय बर्थ रहता है, डेवलपमेंटल डिले केसेस बोलते हैं, सेरेब्रल पल्सी आपका सेरेब्रल पाल्सी सेरेब्रल पल्सी। क्या होती है सेरेब्रल पाल्सी? ये क्या रहता है कि आपका कभी-कभी जब बर्थ होता है बच्चे का, ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होता है, हाइपोक्सिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता है, नहीं तो एन्सेफेलाइटिस हो जाता है। उस केस में क्या रहता है कि आपको डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या रहता है डेवलपमेंटल डिले मतलब आपका क्या रहेगा कि आपको वॉकिंग मान लीजिए कि 10 मंथ्स टू 1 ईयर में आने का वॉकिंग का जो था या फिर क्राउलिंग का हो गया या फिर रोलिंग का हो गया, उसको एवरी 3 मंथ्स में एक-एक चीज़ें अचीवमेंट होने का था। वो चीज़ें नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या रहता है डिलेड माइलस्टोन हो जाता है। आपका माइलस्टोन मान लीजिए आप बच्चा बढ़ जाएगा बड़ा होके मान लीजिए 2 साल का हो जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन सब 1 साल जैसा रह जाएगा। मतलब वो और 1 साल पीछे चल रहा है। ये केसेस क्या बर्थ के टाइम पे ही होते हैं सबसे ज़्यादा? कभी-कभी बर्थ के टाइम पे होता है और बर्थ के बाद भी हो जाता है। बर्थ के बाद जैसे कि अवेयरनेस नहीं रहता है, नहीं तो थोड़ा माँ-बाप का लैक हो जाता है, क्या करना केयरिंग चाहिए? मतलब एक बच्चे का बर्थ हो गया, उसके बाद माँ-बाप को क्या अवेयरनेस चाहिए? मतलब क्या उनको क्या अवेयरनेस पता होना चाहिए? हाँ, उनको कभी मान लीजिए फीवर आया,
फीवर कभी सर पे नहीं चढ़ना है। अगर सर पे चढ़ा तो आपको सीज़र्स आएगा। सीज़र्स आया तो वो उसको सीज़र्स की वजह से एक साइड पैरालाइज़ होगा, नहीं तो डेवलपमेंटल डिले आ जाएगा। उसमें क्या रहेगा, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से उसका स्पीच भी डिले हो सकता है, उसका ऑल फंक्शनल एक्टिविटीज़ डिले हो सकता है, उसका वॉकिंग डिले हो सकता है, क्रॉलिंग, रोलिंग ये सब चीज़ें डिले हो जाएगा। तो मतलब बच्चे को फीवर आए तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, अवॉइड डॉक्टर नहीं के कर पास जाना ही जाना है जाना ही तुरंत के जाना है, तुरंत, तुरंत जाना छोटे है। बच्चे वाले के जी, पास। और किसी-किसी में अगर एक्सीडेंटल केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ इंजरी हो गया, एक्सटर्नल इंजरी हो गया, नहीं तो आपका अ, कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है मदर को, तो वो सब केस में कंसर्न रहना पड़ता है। और उस केसेस में भी कभी-कभी डिलेड क्राई रहता है। बच्चा जब बर्थ के बाद क्राई होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। वो अगर डिले हो रहा है, तो वो केसेस में भी आपको डिलेड माइलस्टोन आ जाएगा। तो अगर डिले क्राइड वाले बेबी बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे एविडेंस जी। देखे कि जिनके बच्चे ने 2, 5, 4 मिनट बाद डिले क्राई हुआ, तो क्या होता है मतलब उस केस में? उस केस में क्या रहेगा कि आपका ब्रेन फंक्शन उसका बच्चे का प्रॉपर नहीं है। तो ब्रेन फंक्शन नहीं होने की वजह से उसको पूरा फंक्शन ही डिले हो जाता है। उसका लाइफ लाइफ जो अचीवमेंट रहता है, वो डिले होते-होते जाता है। उस केस में हमको क्या करना है, उसको इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट मंथ ही फिजियोथेरेपी अर्ली स्टेज में स्टार्ट करना है। उसको अर्ली मोबिलाइजेशंस बोलते हैं, क्या उसमें क्या अर्ली फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। होगी इसके अंदर बच्चे की? उसके अंदर उसका रहेगा कि उसको मतलब आपका बॉडी का मूवमेंट्स कैसे करना है, वो सब चीज़ें पीडियाट्रिक उसमें मैक्सिमम आपका सेंसरी के ऊपर काम रहेगा, ठीक है? उसके बाद उसको कैसे रोलिंग कराना है, जैसे माँ केयर करती है, तो वही चीज़ थेरेपिस्ट केयर करना है। थेरेपिस्ट उसको फंक्शनल गेनिंग के लिए वो चीज़ हेल्प करेगा। शहरों के बच्चे और गाँव के बच्चे, बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया कि गाँव के बच्चे थोड़ा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त पैदा होते हैं और शहरों के बच्चे थोड़ा कमज़ोर पैदा हो जाते हैं। क्या ये मिथ है, शहरों के बच्चे ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होते हैं या गाँव के बच्चे ज़्यादा हष्ट-पुष्ट पुष्ट होते हैं? नहीं, वो देखेंगे तो गाँव के बच्चे ही ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। पुराने ज़माने में तो सब गाँव में ही रहते थे, अभी तो शहर डेवलप हुआ है। हाँ, तो क्यों ऐसा? अ शहरों में क्या रहता है कि हम लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, गाँव में सब घर का खाना खाते हैं। हाँ। तो वो केसेस में आपको घर का मतलब गाँव का बच्चे जो रहेंगे वो तंदुरुस्त ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। शहरों के बच्चे आजकल सब मोबाइल देख रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं, वो सब चीज़ें तो चलती इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? आपने कुछ देखा है क्या? मतलब हाँ, अब देखिए ये तो अभी सोसाइटी बन गई है, जी, क्या करें अभी? जी, अभी देखिए गाँव के बच्चे को उतना दिक्कत नहीं रहता है, वो लोग फिट रहते हैं। बट आपका शहरों के बच्चे क्या रहता है, माँ-बाप मोबाइल देख रहे हैं। ये प्रेगनेंसी के टाइम से लेके आपका बर्थ के बाद अप टू 2 इयर्स के बाद रिफ्लेक्ट करता है। हुँ। बच्चा को क्या होता है, ऑटिज़्म हो जाता है, ऑटिस्टिक हाइपर एक्टिविटी रहता है। उसको कुछ भी आप मान लीजिए कोई नया पर्सन घर में आया तो उसमें वो उसको एंग्री हो जाएगा, नहीं तो क्राई करते रहेगा, नहीं तो जिद करते रहेगा, मोबाइल चलाना, देखना, उसमें क्या रहता है कि आपको आई को भी इफ़ेक्ट कर लेता है हुँ। और वो हैबिचुएटेड हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। तो वो सब चीज़ें को तो इसीलिए क्या मैं करें बोलता सर? मतलब करें क्या? मतलब आप इसके बाद ये तो फँस गए तो। जी, जी। उसके लिए क्या करना है कि आपको प्रॉपर जो बच्चे का जो पुराने ज़माने में जैसे होता था ट्रेडिशनल मेथड्स में ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको मतलब सॉरी केयर के साथ-साथ प्रॉपर केयर करना है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का टाइम एंड अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आया लगा दिया या फिर केयर टेकर लगा दिया, वैसा नहीं करना है। तो उसमें क्या रहता है प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, उसमें बिहेवियरल करेक्शंस होता है बच्चे का। किसको रिप्लाई करना है, नमस्ते बोलना है, किसी को हाय हेलो बोलना है, बच्चा सीखता है वहाँ से, माँ-बाप से। तो वो चीज़ें प्रॉपर अटेंशन शहरों में नहीं मिलता है। तो वहाँ पे वो चीज़ लैक करता है। इसीलिए फिर अलग से एक स्ट्रीम है हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी का। हुँ। और कोई-कोई रहता है घर में कोई नहीं रहता है। तो वहाँ पे माँ-बाप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, शहरों का बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है स्पीच मतलब ज़्यादा बात नहीं करता है किसी से। वो अपना आप टीवी देखता है, नहीं तो जो उसके साथ केयरटेकर है उसके साथ बस उतना टाइम स्पेंड किया। माँ-बाप आए रात को, टाइम स्पेंड रात को थक गए, खाना खा गए, सो गए सब लोग। तो वहाँ पे क्या हो रहा है उसका बिहेवियरल इश्यू आ रहा है। स्पीच भी उतना क्लीयरेंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कंसल्टेंट स्पीच एंड बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी है हमारा होप ब्रेन एंड स्पाइन में। तो बच्चों का वो अर्ली जो भी डेवलपमेंटल डिलेस रहता है ना, उसको हम लोग फिजियोथेरेपी के साथ-साथ स्पीच एंड का बिहेवियरल थेरेपी के साथ हम उसको इसको ठीक करते हो आप। ठीक करते हैं। और गाँव में क्या रहता है कि आप बोलेंगे अगर फिजियोथेरेपी का जो अवेयरनेस के बारे में वो लैक है। वो एक्चुअली गाँव में लैक है, क्वाकेरी चलता रहता है और गाँव में भी अगर मान लीजिए कोई ऐसे सेरेब्रल पल्सी या ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो उनके लिए गवर्नमेंट का स्कीम है, सब एनजीओज़ वगैरह है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उधर प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है क्योंकि उनको पे स्किल ज़्यादा नहीं है। करेक्ट।
पे स्केल ज़्यादा नहीं होने की वजह से वो लोग हाँ, चलो आज ये पेशेंट आया, इतना एनरोल हुआ, इतना एक्सरसाइज करना है, हम 5-6 एक्सरसाइज कराएँगे, बस हो गया। क्योंकि वो पेशेंट फ्री का चल रहा है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में करा रहा है, थेरेपिस्ट भी उसको स्केल कम है, तो एफर्ट नहीं लगता है। उसके उसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। ये वाला बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब जी, ये जी। इसको कोई इसमें इसको सॉल्व नहीं इसमें कर च सकते हैं, जी, या कर इसमें सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत मतलब हम लोग को मतलब जो अवेयरनेस करना पड़ेगा और उसमें क्या रहेगा कि मदर-फादर का अवेयरनेस ज़्यादा रहना है और क्वाकेरी को बंद करना है। ऑलमोस्ट तो अभी इंडिया में क्वाकरी नहीं चल रहा है, फिर भी कभी-कभी पेरेंट्स हो या फिर अटेंडर्स वो पूछते नहीं है कि प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट है कि नहीं है, कोई भी किसी से भी एक्सरसाइज करा दे रहे हैं, ये तो घर में खुद से ट्राई कर ले रहे हैं विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, करेक्ट। तो वो चीज़ें नहीं होना है। तो इंडिया में न्यूरो रिहैब का फ्यूचर क्या है, मतलब अभी मतलब क्या फ्यूचर विज़न है? इंडिया में न्यूरो रिहैब का बहुत वास्ट मतलब बहुत लंबा फ्यूचर है, क्योंकि इसमें देखिए कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पे न्यूरो रिहैब में प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं मिल रहा है। सब लोग मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आना है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे कोई भी कि आपका पेशेंट आ रहा है तो उसको रिकवरी कैसे करना है। पेशेंट आया 3 महीना मेरा क्लिनिक चल गया, वैसा नहीं होना। पेशेंट आया उसको रिकवरी देना है, रिकवरी के साथ-साथ दूसरा पेशेंट को कैसे उसको और ये पेशेंट पुराना हो गया या पेशेंट नया हो गया, ऐसे बोल के हमको उसमें भेदभाव नहीं करना है। वो चीज़ें चलता रहता है दूसरे क्लिनिक मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि ये पुराना पेशेंट हो गया, इसका स्केल कम है, इसको थोड़ा साइड कर दो, नहीं तो इसको नहीं देखो। दूसरा क्लिनिक पे ऐसे चलता है। बट मेरा क्लिनिक का होप ब्रेन एंड स्पाइन का मैं खुद वहाँ पे खड़े होके मैं कहीं और विज़िट नहीं करता हूँ। मैं एक ही अपने सेंटर पे रह के हर एक पेशेंट पे निगरानी रखता रहता हूँ, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाई चांस मैं नहीं भी हूँ, तो मैं कैमरा में देखता रहता हूँ कि मेरा पेशेंट का क्या आज रूटीन मतलब चला है, क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन किया हुआ है। और हम लोग पूरा डाटा फाइल मेंटेन करते हैं, उसमें आपका हर दिन का प्रोटोकॉल्स, हुँ, आज क्या एक्सरसाइज़ किए हैं, हुँ, तो वो चीज़ें पूरा रिपिटेशंस के साथ हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। करेक्ट। तो सर एक पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से दो, बिकॉज़ मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे आज, क्योंकि मेरे को भी नई चीज़ पता चली काफ़ी सारी, जो मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और आई थिंक जितनी भी ऑडियंस हमको देख रही है उनको भी नई चीज़ के बारे में आज एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसके अंदर मतलब न्यूरो रिहैबिलिटेशंस के अंदर कौन से न्यू इनोवेशंस आए हैं, देखिए जिन्होंने गेम बदल दी पूरी मार्केट की? देखिए, वो गेम चेंजर नहीं बोल सकते हैं उसको। वो एक्चुअली क्या हुआ है रोबोटिक थेरेपी बोल के भी आया है। जो भी क्लिनिक में देखेंगे वो एक-एक एक्सोस्केलेटन पकड़ के ऐसे चला रहे हैं। पहले मार्केट में आया था हम जब मास्टर्स कर रहे थे, वहाँ पे एक एपिड्यूरल स्टिमुलेशन करके आया था। उसके बाद आया स्टेम सेल थेरेपी। वो सब चीज़ करने के बाद आपको क्या है अल्टीमेटली मैनुअल फिजियोथेरेपी करना ही पड़ेगा। मैनुअल फिजियोथेरेपी जब तक नहीं करेंगे क्योंकि फिजियोथेरेपी का मतलब ही है फिजिकल थेरेपी हाँ। मतलब फिजिकल टच नीडेड। उसमें अगर फिजियोथेरेपिस्ट अपना पेशेंट का बॉडी को टच नहीं करेगा, सब चीज़ मशीन से कराएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ फ़ील कैसे करेगा कि उसमें कंट्रैक्शन कितना आ रहा है। काम नहीं होता, सही बात है। ठीक है? ये चीज़ें एक्चुअली मैं पेशेंट्स को भी समझाता हूँ, लेकिन आजकल क्या है मेरे पास भी पेशेंट आते हैं जो कि अभी चल रहा है पेशेंट। उसको एक डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जन ने कि तू लाइफ टाइम नहीं चल पाएगा। उसको मैं आज के डेट पे सिंगल स्टिक पे चला रहा हूँ, हुँ, मेरे क्लिनिक पे। क्यों? कैसे? वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट था, गुजरात से आया है, अभी भी है मेरे पास। अभी 22 तारीख को वो ये हो रहा है मतलब डिस्चार्ज करेंगे हम उसको। तो उसका केस क्या था, वो आने के टाइम पे वो आने से पहले वो केएफओ मैंने जो बोला था आपको, केएफओ में वो वॉकिंग करता था विथ वॉकर सपोर्ट। वो भी मतलब लेग को ऐसे घुमा के चलता था। यहाँ पे आने के बाद मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया एएफओ से विथ वॉकर। पहले थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कराया, उसका हिप कंट्रोल वगैरह, फिर स्टैंडिंग में बैलेंस। अभी वो इंडिपेंडेंट स्टैंड भी कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट। और वो स्टिक सिंगल स्टिक में पहले मेरा था कि उसको वॉकर में चलाए, उसके बाद डबल स्टिक चलाए, उसके बाद सिंगल स्टिक। वो पैटर्न रहता है न्यूरो रिहैब का। दूसरा क्लिनिक पे वो सब चीज़ें नहीं है, ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि हम रोबोट लगा देंगे, हम ग्लोव्स लगा देंगे, तो उसमें रिकवरी आ जाएगा, वो सब चीज़ें मिथ है। हर वो चीज़ में ह्यूमन टच तो नीडेड है ही सर, जी बिना सर। ह्यूमन टच के काम ही होता। फिज़ियोथेरेपी मतलब ही आपका फिज़िकल एफर्ट है। उसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर एफर्ट नहीं दे रहा है, मोबाइल वीडियो गेम खेलने जैसा पेशेंट के साथ खेल रहा है, तो वो ज़िंदगी बर्बाद है। और आपका पैसा बर्बाद है, वो फैमिली का टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसा है। तो सत्यजीत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई थिंक आपने मतलब एक पूरा पावर पैक पॉडकास्ट बनाया है, जिसमें नई चीज़ हमने सीखी या समझी है। आई होप हमारा पॉडकास्ट लोगों को पसंद आए, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते या रहिए, तो इससे सबकी चीज़ें बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच मैंने सर।